Good afternoon, sir. Good afternoon, Vivek. Good afternoon, डेट कट रहा है Akhilesh. क्या? Then good afternoon to all. Welcome in हम होंगे कामयाब 28th सेशन एजुकेशनल सेशन ऑफ हम होंगे कामयाब। आज 11 दिसंबर को हम सारे लोग फिर अखिलेश सर के साथ ज्योग्राफी के क्लास के लिए 3 बजे स्टार्ट करने जा रहे हैं जूम मीटिंग पे। टुडे इज 28 क्लास। इन द मीन टाइम हम लोगों ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, तो जस्ट मैं 2 मिनट आप लोगों से शेयर कर दूं कि जो हम लोगों का कारवां 5 जून 2022 से स्टार्ट हुआ है, अपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको कंटिन्यू सपोर्ट करने के लिए। इसमें अभी हम लोगों ने काफी मेहनत भी किया और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। अब हमारे पास कई सारी चीजें उपलब्ध हो गई, बहुत सारे बढ़िया फैकल्टीज आ गए, बहुत सारे बढ़िया ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। अब हम लोग एक नए एनर्जी के साथ हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट 26 नवंबर को दिल्ली में इसकी फर्स्ट मीटिंग भी किया हम होंगे कामयाब की, जिसमें काफी बड़े सीनियर ऑफिसर लोगों ने सपोर्ट किया और बोला कि जैसे जैसे बच्चे आएंगे हम लोग इसको वैरायटी के हिसाब से और आगे लेते जाएंगे। सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कराएंगे, पीसीएस की भी कराएं, जेई मेंस, जेई एडवांस। कोई बच्चे अगर बढ़िया होंगे उनको हम लोग सेलेक्ट करके रेपुटेड कोचिंग में भी एडमिशन दिलाने के तरफ प्रयासरत रहेंगे। जो बच्चे आईएएस, आईपीएस और नीट के अलावा अगर छोटी मोटी भी तैयारी करना चाहेंगे, कुछ बिजनेस करना चाहेंगे, कुछ व्यापार करना चाहेंगे, उस तरफ भी हम उन लोगों को प्रमोट करना चाहेंगे, जिससे इकोनॉमिकल बच्चे समर्थ हों, अपने पैरों पे खड़े हों और हर बच्चा अपने लाइफ में सक्सेस हो। तो हम होंगे कामयाब एक निःशुल्क, निस्वार्थ लोगों का, समाज के बढ़िया लोगों का एक ये प्रयास रहेगा कि आने वाली जो हमारी पीछे वाली पीढ़ी है वो अपने लाइफ में सक्सेस हो। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोग तैयार हैं। अब जो बच्चे रिले रेस के लिए जो मेहनत करने के लिए है, वो आप लोग तैयार हो कि नहीं। इसलिए अब ये बॉल आपके फील्ड में है, आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है और अगर कोई बात हो तो उसको आपको बताना है। 26 तारीख की जो मीटिंग हमारी हुई थी दिल्ली में, उसमें आप सबके ग्रुप से जो विजय हैं, दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहां पे, वो भी उपलब्ध थे, उनसे भी बात हुई। तो अब सारे आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप जहां भी रह रहे हो, जिस रिमोट एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, सिटी में हो, तो आप लोग एक तो अपना ग्रुप बना के अपनी तैयारी करें। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जितनी चुनौतियां चाहिए आपको, जितनी पढ़ाई के संसाधन चाहिए वो देंगे, उससे अधिक चाहिए हम लोग कोचिंग भी दिलवाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा, क्योंकि सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा और पहला जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कंटिन्यू स्टडी। कंटिन्यूटी इज द मेन थिंग। अगर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो समझिए जब ब्रेक होती है उसके पहले वाला आपका जीरो हो जाता है, फिर आप जीरो से शुरू करते हैं। इसलिए आपको कंटिन्यू रखना है किसी भी कंडीशन में। आपके घर में शादी पड़े, आपके पड़ोस में शादी पड़े, आपके साथ परेशानी हो, आपकी तबीयत खराब हो, आपका कुछ भी हो, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक का मतलब आप जहां तक सीढ़ियों पे चढ़े हैं वहां से फिर जीरो पे आ गए। तो इसलिए ये आपकी चुनौती है, इसमें कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता, इसको केवल आप कर सकते हैं। तो एक तो कंटिन्यूटी अपनी स्ट्रांग रखनी है। दूसरी चीजें ये उभर के आई है कि कोई भी बच्चे जो पढ़ते हैं 3, 4, 5 के आपस में ग्रुप बनाएं, एक दूसरे से डिस्कस करें। कई बार कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, आदमी एलोन पढ़ता है तो थोड़ा सा नर्वस होता है, छोड़ देता है। तो जब 3-4 लोगों का आप लोग आपस में ग्रुप बनाएंगे, आइदर व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे या बगल में, तो डेली आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो आप मोटिवेट होंगे। उस मोटिवेशन के कारण आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसके अलावा हम लोग एक और प्रयास अभी शुरू किए हैं कि अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उसमें से हर 3 बच्चे के बीच में हम किसी एक सीनियर ऑफिसर को एज ए मेंटर रखेंगे, जो आपको 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में पर्सनल रूप से आप टच करेगा, कर सकते हैं।
तो इसकी शुरुआत हम लोग हर 3 बच्चे के बीच में, 3 स्टूडेंट के बीच में एक किसी बढ़िया ऑफिसर को देना चाहते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सतना में एक लेक्चरर हैं पॉलिटेक्निक के बढ़िया एमटेक हैं, उनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया। और जो अभी इस ग्रुप में राजरेखा कुशवाहा है, उसके एक भाई विकास है और एक अनामिका है, उन तीनों के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट उनको करके बोला भी है। तो वो सतना में भी रहते हैं, इन 3 बच्चों का वहां ख्याल करेंगे। कुछ लोग लखनऊ में है, कुछ और है, तो 1 बाय 1 जिसको जो जरूरत होगा हम लोग बोलेंगे। तो उससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो ये तो हम लोग का पक्ष हो गया। इसके साथ ही इसको और आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि जितनी संख्या होगी, जितने बच्चे आएंगे, उतना ही हम लोग को इंटरेस्ट होगा और इतने ही लोग जुड़ेंगे। आप लोगों से एक और अनुरोध है कि आप लोग इस हम होंगे कामयाब टीम का जो अपना संकल्प है, जो बातें हैं, वो अपने लोगों को बताएं, अपने अड़ोस पड़ोस दोस्तों को बताएं, समाज में बताएं। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी भी कैटेगरी को, कहीं भी हो रहे हो, उनको इससे जोड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़े और हम लोगों को प्रेरित कर सके। इसलिए इस ग्रुप में कल हमने पूछा भी था कि कुछ बच्चे जो वॉलंटियर हमारे हम होंगे कामयाब के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी नाम दे। तो 7-8 बच्चों ने नाम भी दिया है। उन सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग हमारा जो ये क्लास चलाते हैं उसको प्रमोट करना, लोगों को भेजना और बच्चों को प्रेरित करना, क्योंकि जब एक दूसरे को बताया जाएगा तब बच्चे जुड़ेंगे। तो इसी संदेश के साथ आपकी किसी की कोई बात हो, आप लोग खुल के कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम लोग एक बड़े परिवार के तरह से काम करेंगे। अभी आजकल आप देखिए इतने दिनों में इतना बढ़िया चेंज हुआ है। एक हमारे डॉक्टर बीबी सिंह एवरी वीक अभी वो ऑन यूट्यूब चैनल पे क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अब 1-2 और क्लास वीकली शुरू करेंगे। अखिलेश सर हैं, अखिलेश सर का क्लास बहुत बढ़िया ज्योग्राफी का चलता है। ज्योग्राफी के बाद ये नेक्स्ट सब्जेक्ट भी लेंगे। फिजिक्स में हमारे एक एएन आद्या सर हैं कलकत्ता से, वो फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ाने वाले भी एक टीचर रेडी हैं, लेकिन हमें बच्चे वैसे चाहिए जो फ्री में पढ़ के मेहनत करना चाहते हो, तो हम लोग उसको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं के अपने विचार के साथ आप सबको शुभकामनाएं। और आप सब लोग अपनी पढ़ाई बढ़िया करें। आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, या तो एजुकेशन में आगे बढ़ जाएंगे, नौकरी बढ़िया पाएंगे, नहीं तो जिस फील्ड में रहेंगे उस फील्ड में आप स्कोर करेंगे, बढ़िया रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप किसी की कोई बात हो, आप लोग हमें निसंदेह बताइए और अपना प्रयास कीजिए, इस ग्रुप को बढ़ाइए, अपना विकास कीजिए और बच्चों का कीजिए। सभी को शुभकामनाएं। अखिलेश सर, आपके क्लासेस बहुत बढ़िया चल रहे थे। 1-2 क्लास अभी बीच में ब्रेक हुआ, फिर मुझे उम्मीद है कि आप नए सिरे से बच्चों को आज से फिर स्टार्ट कीजिए और इन बच्चों का प्रयास बढ़िया किया जाए। अखिलेश सर, आपसे एक उम्मीद है, चूंकि आप देवरिया में हैं, तो देवरिया में 3 बच्चों को आप सिलेक्ट करके दिया जाएगा। 3 बच्चों को आप पर्सनली भी उनका एज ए कैरियर गाइडेंस या मेंटर की तरह से देखेंगे। तो 3-3 का ग्रुप बनाया जाएगा, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा और हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अखिलेश, प्लीज टेक ओवर एंड स्टार्ट योर ज्योग्राफी क्लासेस अलॉन्ग विद मैसेज। थैंक यू अखिलेश, वेलकम प्लीज। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। और थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, थोड़ी व्यस्तता बीच बीच में, कुछ ऐसा सामाजिक कार्य भी है जिसको निभाना है, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उस वजह से 1-2 क्लास डिस्टर्ब रहा। हम चाहेंगे कि हमेशा कंटिन्यू रहे, लेकिन ऐसी अगर समस्याएं आती हैं तो कभी कभी इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो चलिए, लास्ट में हम लोग जो है जो भी पढ़े थे उसमें ये था कि अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और लगभग कंप्लीट हो चुका था। 2-4 चीजें उसमें बची थी। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे शॉर्ट में। आज देशांतर रेखाएं पढ़ना है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो दोनों ध्रुवों के ठीक मध्य से गुजरती है। ठीक है, इसी को जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान लिया गया, और इसके बाद 1-1 डिग्री पर क्रमशः अक्षांश रेखाएं खींची गई। ये सारी चीजें मैंने बता दिया। टोटल जो है ये 89 अक्षांश रेखाएं खींची गई उत्तरी गोलार्ध में, और 89 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और जो एक 90 डिग्री है वो एक पॉइंट है।
ये मैंने चर्चा कर दिया था। 90 डिग्री एक पॉइंट है, वो कोई वृत्त नहीं है। 89 डिग्री तक तो एक वृत्त है, लेकिन ये जो 90 डिग्री है वो वृत्त न होकर एक पॉइंट है। ठीक, तो इस हिसाब से हमने संख्या के बारे में भी चर्चा कर दिया था। उसके बाद मैं चर्चा कर रहा था ये दो रेखाएं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। इसके और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया था कि सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं दो रेखाओं के बीच में पड़ती हैं। वर्ष के किसी न किसी दिन, अरे जो 4 डेट हैं वो तो क्लियर ही है कि 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेंगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। ये 4 डेट तो क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी दिन जो है पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत रेखाएं पड़ेंगी ही नहीं, बाकी दिन भी पड़ेंगी। 21 जून को अगर कर्क रेखा पे पड़ रही हैं तो 22 जून को भी कहीं पड़ेंगी, 22 जुलाई को भी पड़ेंगी, 25 सितंबर को भी पड़ेंगी। मतलब जो भी डेट है वर्ष के, वो सब किसी न किसी हर दिन जो है सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी पर जरूर पड़ेंगी। अब कहाँ पड़ेंगी, इसी को समझने के लिए ये बना दिया गया है। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच किसी न किसी स्थान पे पड़ेगी। हो सकता है कि 22 जुलाई को यहाँ पे पड़े, 22 अगस्त को यहाँ पे पड़े, 23 सितंबर को यहाँ पे पड़ेगी। फिर उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। इस पे जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने बता दिया था। एक चर्चा मैंने ये भी किया था कि हो सकता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दे, सीधे कर्क रेखा मकर, ये आपका कॉन्सेप्ट जानने के लिए, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पे मैंने चर्चा किया। आपसे बस सीधे कुछ ये सब न पूछे करके, आपसे पूछे निम्न में से किस देश में सूर्य की लंबवत किरणें कभी नहीं पड़ती, तो सूर्य की लंबवत किरणें कभी नहीं पड़ती तो आप देश थोड़े याद कर पाएंगे। एक आपको आइडिया होनी चाहिए कि ये देश जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये देश जो है कर्क रेखा के मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, ये देश जो है कर्क और मकर के बीच में ही कहीं स्थित है। एक आइडिया, एक सामान्य रूप से वो आप जब ग्लोब या वर्ल्ड मैप देखते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। फिर मैंने एक और चर्चा किया था कुछ जो बड़े देश हैं, फेमस देश हैं, या फिर कुछ देश ऐसे हैं जैसे और देशों को छोड़ दीजिए, भारत ही है। भारत के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी इसका कुछ पार्ट ऐसा है, आधा भाग, उत्तरी आधा भाग, जो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, जहां सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती, और कुछ आधा भाग जो है कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है। तो यहां पर हो सकता है शहरों को दे दे, फेमस शहर जो है ईटानगर, ठीक, गंगटोक, लुधियाना, उत्तराखंड का कोई शहर दे दे, यूपी का ही कोई शहर दे दे, तो आपको एक आइडिया कम से कम अपने देश के बारे में तो इतना आइडिया होगा ही। इन सब जगहों पे सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ेंगी क्योंकि ये कर्क रेखा के उत्तर में पड़ते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर देता है। वो एक्चुअल चीज बस ये जानना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट ये कर्क और मकर वाला क्लियर है कि नहीं, या फिर केवल आपने रट लिया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। अगर केवल ये रट लिए हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जब आएगा तो दिमाग में यही आएगा कि ये तो कभी पढ़े नहीं, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आप जानते हैं कि यूपीएससी ज्यादातर आपसे कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट आपका जानना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और सभी क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन ये कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है उसमें अगर आपका उस पर कमांड है कॉन्सेप्ट पे, तो निश्चित रूप से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो जाते हैं। किसी भी तरीके से बहुत क्वेश्चन हम लोग सोच भी नहीं पाते, वहां पे जाके अपनी रीजनिंग लगा के कर देते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हो गया। इसके बाद इन रेखाओं पे स्थित देश,
ये मैंने चर्चा कर दिया था। इन रेखाओं पे स्थित देशों की मैंने चर्चा कर दिया था। तो मैंने ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया था कि निम्न में से किस देश में लगभग प्रतिदिन दोपहर बाद बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो जब जलवायु वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द जो जलवायु पाई जाती है, उस जलवायु की विशेषता ही यही है कि लगभग प्रतिदिन दोपहर बाद जो है मूसलाधार बारिश होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु उसको कहा ही जाता है। तो अब विषुवत रेखा पे स्थित जो देश होंगे तो वहां पर ऐसी जलवायु पाई जाएगी। तो वहां एक एक देश आप नहीं याद किए हुए हैं, वहां पे गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से, ये तो याद किए हुए हैं, लेकिन जो है जलवायु में वो देश अगर नहीं याद किए हैं तब भी आप कर सकते हैं कि विषुवत रेखा पे स्थित है तो ये स्थिति होगी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्न में से किस देश में क्रिसमस डे, क्रिसमस दिवस जो है वो गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 25 दिसंबर को ही तो क्रिसमस डे होता है, और 25 दिसंबर को यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा इस क्षेत्र में, कर्क रेखा के आसपास। भाई 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें, सॉरी कर्क रेखा कर दिया, मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य की मकर रेखा पे स्थित जो जो देश होंगे वहां पर गर्मी का मौसम होगा उस समय। हमारे यहाँ 25 दिसंबर को, जैसे इस समय चल रहा है, दिसंबर का महीना ही चल रहा है, तो जाड़े में जैसे हम लोग जो है क्रिसमस डे मनाते हैं, तो उस समय वहां तो मकर रेखा पे जो है गर्मी का दिन होगा। अब उसमें जितने 4 देशों का ऑप्शन दिया था उसमें एक ही देश कोई दिया था, शायद ऑस्ट्रेलिया दिया था या जो भी है, ऑस्ट्रेलिया एक दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर टिक आप लगा दें। लेकिन अगर ये कुछ लोग रट लिए बस, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में जो है क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, ये ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर केवल रट लिए उतने से तो होगा नहीं। यहाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस रेखा पे जितने देश स्थित हैं वहां भी गर्मी का मौसम होगा ना। अगर वहां पे क्रिसमस डे मनाया जाता है, वहां क्रिश्चियंस हैं, मनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन देशों में भी गर्मी के दिनों में ये क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, कई जगह हम आप सोच भी नहीं पाते कि क्या है। हमको वहां पे तुरंत जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते हुए तुरंत वो करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट का फायदा होता है। अब इसके बाद अगली स्थिति आती है, एक 2 वृत्त और हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था कि इन वृत्तों के उत्तर, और जैसे ये आर्कटिक वृत्त है और ये अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री। इस वृत्त के उत्तर, आर्कटिक वृत्त के 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात वाली स्थितियां होती हैं। यानी कभी यहाँ पर 24 घंटे दिन रहता है और कभी जो है 24 घंटे रात वाली, वर्ष में इस तरीके की स्थितियां। 6 महीने, ये ध्यान दीजिएगा, 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली स्थिति ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही होगी। यहाँ पर एग्जैक्ट 6 महीने नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पर जरा आप खुद एक तरीके से हम होमवर्क देंगे, कुछ चीजें जो है हम आपके लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा रीडिंग लगाइए कि क्यों 6 महीने दिन या 6 महीने रात वाली स्थिति 6 महीने तक यहीं से क्यों नहीं शुरू हो जाता है। यहाँ जो देश स्थित है या जो भी शहर स्थित है यहीं पर 6 महीने दिन क्यों नहीं रहता। ठीक है, दूसरी चीज कि इस वृत्त पर कई देश स्थित हैं, अभी हम उनको लिखवा दे रहे हैं कि कर्क, मकर और विषुवत, इतना तो बहुत लोग याद कर लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं। इन पर कई देश स्थित हैं, वो हम लिखवा दे रहे हैं। इस पर चूंकि ये यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है तो इस पर कोई देश स्थित नहीं है, तो यहाँ देशों की बात नहीं है। यहाँ वाले देश जो है जरूर याद कि एक कहा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, नॉर्वे के अलावा भी कई देश हैं जहाँ ये स्थितियां होती हैं कि जब पूरी दुनिया में आज
आधी रात होती है तो भी वहां पर सूर्य चमकता रहता है। कई देशों में, जो जो देश यहाँ इससे उत्तर में जिनका पार्ट पड़ेगा, नॉर्वे भी पूरा जो है इस आर्कटिक वृत्त के उत्तर में नहीं है, उसका कुछ पोर्शन ही उत्तर में। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जो यहाँ पे देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उनको कहा जाता है, एक इस साथ मैप में जब आप देखेंगे वो है। अलास्का का कुछ पार्ट है, कनाडा का है, आइसलैंड है, रूस का भी कुछ पार्ट है जो उत्तरी साइबेरिया वाला पार्ट है। तो ये सब जो है ये इसके उत्तर में स्थित है, तो वहां भी ऐसी स्थितियां होती हैं। फिर नॉर्वे को ही क्यों कहा जाता है, तो ये जान लीजिए कि एक्चुअली इन सभी देशों में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ था वो नॉर्वे में ही हुआ था। इसी कारण से जो है इसको नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, एक प्रचलन हो गया चलता है। उसी तरीके से अभी आप जब हम आपको देशांतर रेखाएं पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे उगते सूरज का देश, जापान जिसको कहते हैं। तो जापान में ही सबसे पहले सूर्योदय नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के हिसाब से देखिए तो वही नहीं होता है। लेकिन उस क्षेत्र में जितने वहां आसपास में जो देश हैं उस देशांतर रेखा के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आज द्वीप के रूप में द्वीपीय देश हैं उन सब पे सिविलाइजेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ, जापान में हुआ था। ठीक है, तो एक प्रचलन हो गया, जापान को उगते सूर्य का देश जो है कहा जाता है, सूर्योदय सबसे पहले वही होता है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं मतलब एक जीके का क्वेश्चन है या फैक्ट है जो भी चीज। तो ये चीज, तो यहाँ पर स्थित देश जो हैं इनके उत्तर में, इस लाइन के उत्तर में जो भी पार्ट है उनका, वहां पर 24 घंटे तक दिन, ऐसी स्थितियां होती हैं कि कुछ दिनों तक 24 घंटे सूर्य चमकता ही रहता है, और कभी ऐसी स्थिति होती है कि 24 घंटे रात्रि ही रहती है, अंधेरा ही रहता है। ये दो स्थितियां होती हैं। इसके दक्षिण में अगर कोई यहाँ देश होता तो वहां भी ये स्थिति होती, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप से आप जानते ही हैं कि केवल ये जो है वैज्ञानिक प्रयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यहाँ कोई लोग जाते हैं तो वो इन स्थितियों का देखेंगे, इन स्थितियों को वो पाएंगे, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश पहले लिख लीजिए, क्या मतलब देख लीजिए। आर्कटिक वृत्त पर जो देश स्थित हैं, आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश, ये देश हैं सबसे पहले, वैसे ही जैसे मैंने कहा था पश्चिम से शुरू कीजिए। मैप में जब आप देखेंगे ना तो वैसे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। पिछली बार मैंने कहा था, पता नहीं उसको जो है आप लोगों ने अप्लाई किया कि नहीं या खुद प्रयास करके देखे कि नहीं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि वो काम कीजिएगा। मैप पर अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं समझ लीजिए कि मैक्सिमम ज्योग्राफी आप जो है आपका तैयार हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना है। भाई बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो रटना ही है, वो तो जरूरी है, लेकिन ये कि कितना आप रटेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कम रटना पड़ेगा, रटना आसान हो जाएगा। ये भी चीज सही में हमको ये कहना चाहिए कि थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए हमको ऐसे ही याद रहता है। हम पश्चिम से शुरू करते हैं, अलास्का। हम अलास्का लिख रहे हैं, अलास्का देश नहीं है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए यूएसए का पार्ट है, ये आप जानते ही हैं। अलास्का हुआ, इसके बगल में देखिए कनाडा, इसके बगल में ग्रीनलैंड। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। जी, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेनमार्क का पार्ट है ये। आप मैप देखेंगे तो मैप में लिखा भी रहता है, बड़ा सा द्वीप है, उस पर आप देखेंगे ग्रीनलैंड लिख के ब्रैकेट में डेनमार्क या तो पूरा लिखा रहेगा या डेन लिख के आगे बिंदी डॉट दे दिया रहेगा। तो डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क जो है यूरोपियन कंट्री है। आगे हम जब महाद्वीपीय भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है।
इसके बाद आइसलैंड है, आइसलैंड। फिर तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनको एकदम याद कर लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और रूस का कुछ पार्ट आ जाता है, जो पहले यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। तो इतने देश हैं। यूएसए अगर बाय दी वे यहाँ पर थोड़ा सा हम ये इसीलिए लिख दिए हैं, आपके ऑप्शन में अगर अलास्का न लिख के यूएसए लिखता है तो भी आपका ऑप्शन उसको सही मानिएगा, क्योंकि यूएसए का ही पार्ट है अलास्का। कंफ्यूज करने के लिए या आपकी जानकारी के लिए, जानकारी आपसे ये जानने के लिए कि आप जानते हैं कि नहीं, यूएसए अगर लिख दिया या डेनमार्क लिख दिया, सामान्यतः नहीं लिखेगा, लेकिन अगर लिख दिया तो ये जान जाइएगा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है। वो आपसे जानने के लिए ये पूछ रहा है। तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो आर्कटिक वृत्त पर स्थित हैं। इस पे कोई क्वेश्चन पूछ चुका है। आइसलैंड की स्थिति अगर आप जरा देखिएगा मैप में जाके, यही आइसलैंड बड़ा कंफ्यूजिंग है, एकदम उसका ऊपरी पॉइंट ऐसे छूते हुए ये रेखा जो है जाती है, आइसलैंड का एकदम ऊपरी पार्ट को छूते हुए। तो यही इसी में कंफ्यूजिंग हो जाता है। मेरे ख्याल से एक कोई क्वेश्चन अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं खुद उसमें कैंडिडेट था एग्जाम में, तो वहाँ जो है सही हो गया था मेरा क्वेश्चन, मुझे लगा कि हाँ ये शायद है, लेकिन मैं कंफ्यूजन में था, उसी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वो है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो आइसलैंड को ध्यान में रखिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो है ही है, रूस आपका है। तो ये जो है 8 कंट्रीज याद रखिएगा कि आर्कटिक वृत्त पर स्थित है ये, ठीक है। ये एक चीज इसके बारे में हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित कौन सा बिंदु ऐसा है जहां पर अगर खड़े हो जाएं तो हमेशा हमारा मुंह जो है या मुख या जो भी कहें फ्रंट दक्षिण दिशा में ही होगा। कुछ दूसरे तरीके से भी ये कहा गया है। थोड़ा सा हम इसको 3 डायमेंशनल टाइप में बनाने की कोशिश कर, मान लेते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्रमशः जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 बिंदु ऐसे होंगे जहां पर अगर आप खड़े हो जाएं तो हमेशा आपके जो है मुख सॉरी दक्षिण दिशा में ही होगा। एक इस तरीके से भी लोग पूछते हैं कि किस बिंदु पर मकान बनवाएं कि उसके चारों ओर दरवाजे हो, चारों दरवाजे जो है दक्षिण दिशा में, चारों दीवालों पे दरवाजे हों और चारों दरवाजे जो है दक्षिण दिशा में खुल रहे हैं, ठीक है। एक इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर जहां जिधर भी आप मुख करेंगे ये आपका दक्षिणी वही होगा, यहाँ पर दक्षिण दिशा ये, तो एक तरीके से ये दिशा विहीन पॉइंट है ये, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर आप दक्षिणी ध्रुव पे खड़े हो जाते हैं तो हमेशा आपका मुख जो है उत्तर दिशा में, हमेशा। एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसको थोड़ा सा और घुमा के पूछा गया। क्या पूछा गया कि कभी एग्जाम में आया है कि नहीं, लेकिन किसी के एक प्रोफेसर थे वो समझा रहे थे, तो उनका थोड़ा सा वीडियो मैंने देखा, अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपको जानकारी दे देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, बताया, शायद क्वेश्चन उन्होंने कहीं पढ़ा हो या क्या बताया, अभी ये नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ये है कि एक भालू एक स्थान से
दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। पुनः उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी जितना दक्षिण चला था उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और अपने मूल स्थान पे पहुंच जाता है। उस भालू का रंग क्या है? देखिए अब रंग सीधे पूछा, इतना घुमाया उसको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। यहाँ पर क्या है कि जो है आप उत्तरी ध्रुव, ये जो पूरा ठंडा क्षेत्र है, या दक्षिणी ध्रुव पूरा ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर जो भालू पाए जाते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप जानते हैं, सफेद भालू वहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये दक्षिण चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पूरब चल रहा है, जितना 5 7 जो भी है, पूरब चल रहा है। एक अक्षांश, किसी अक्षांश पे आ गया, वो दशमलव में हो या जो भी, उस अक्षांश के सहारे वो फिर पूरब चल रहा है और फिर उत्तर की ओर चल रहा है, उतना ही। तो जब ये उत्तर चल रहा है तो अपने ही पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको यही जानना चाहता है, ये वो या तो उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मुझे लगा कि इसको भी बता देना चाहिए। अब इसके बाद अक्षांश रेखाओं के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो मैंने बताया, उस पर एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और भी पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। 3 नदियों का नाम। एक नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये याद रखिएगा कि कांगो नदी, इसी को जायरे नदी भी कहा जाता है, हम लिख जायरे नदी कर दें। कांगो नदी कर्क रेखा, सॉरी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई रेखा है, ये नदी जो है, इसका बहाव का मार्ग ऐसा है कि ऐसे बहते हुए ऐसे जाती है और फिर उल्टा लौट के ऐसे आती है। तो इस तरीके से ये देखिए, एक इस पॉइंट पे इस रेखा को काट रही है और फिर घूम के आ रही है, तो इस पॉइंट पे इस रेखा को काट रही है, ठीक है। तो कांगो नदी याद रखिएगा विषुवत रेखा को, बस कांगो को विषुवत से आप नोट्स बनाएंगे तो 60 नोट्स ही बनाना रहता है, ये सब तो बताने की आवश्यकता है नहीं। सिविल सर्जरी या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए आसान है। तो 2 बार काटने वाली नदियां, तो कांगो को विषुवत रेखा से जोड़ दीजिएगा। एक नदी है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, ये नदी जो है, बस अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को। लिम्पोपो नदी, ये दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं और वहां कांगो आप जानते ही हैं विषुवत रेखा पे स्थित देश है, विषुवत रेखा पे उससे दक्षिण में मकर रेखा है, तो वहां पे जो है ये लिम्पोपो नदी, ये साउथ अफ्रीका जो देश है उसी के आसपास में देखिएगा ये नदी आपको मिलेगी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब एक भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ये याद रखिएगा। तो 3 नदियां हो गई। पहली कांगो या जायरे नदी, वो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी लिम्पोपो नदी,
वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और तीसरी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 नदियों के नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद अब भारत में अगर आ जाएं तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। ठीक है, तो देखिए जो ट्रिक शब्दों के हेरफेर से या शब्दों को बनाकर ट्रिक बनाया जाता है, बहुत ज्यादा मैं उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत वो सब भी जो है चलता है। मुझे उस तरीके से भी मुझे याद है, और ये जो मैंने बताया है कि एक दिशा से शुरू कीजिए और सारे देशों या भारत में अगर जानना चाहते हैं सारे राज्यों की स्थिति जानते रहिए, उस हिसाब से भी चलिए। तो हम पहले वैसे ही याद किए थे, फिर जो है वो एक ट्रिक जो शब्द है आप लोग जानते ही होंगे, वो वाला वाक्य बनाया गया है, वो वाला भी अगर याद रखेंगे तो वैसे भी याद रहे। तो वो वाक्य क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ एक जो है ऐसे ही शब्द बना दिया गया है, और वो जो भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखा पे स्थित है उसके लिए ये एक ट्रिक बनाया गया है। तो क्या है? मित्र से मी जो है ये मिजोरम, मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और ये झाड़ पूरा है झारखंड। झारखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर ये मैं बाद में किसी ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि याद करने के लिए ये भी अच्छा है। तो अगर हम जैसे याद किए थे पश्चिम से शुरू करते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से मैंने याद किया था। लेकिन आप जो है अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं तो ये याद रखिएगा, लेकिन मैप पे आप जरूर देखिएगा, इससे जो है कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि कहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, कहाँ पे लंबवत नहीं पड़ती हैं, उस तरीके का क्वेश्चन जब आप मैप क्लियर आपको रहेगा तो उससे हो जाएगा। शहर पूछेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आपसे डीप जानकारी चाहता है कि कितना जो है सतही आपकी जानकारी तो नहीं है। सतही जानकारी केवल जो है छोटे मोटे एग्जाम्स में चल सकता है, लेकिन जब हायर लेवल के एग्जाम आप देने जाते हैं तो वहां पर सतही जानकारी से काम नहीं चलता है। झारखंड, बिहार, ये दोनों दे दिया। अब बिहार का कोई शहर दे दिया और झारखंड का कोई दे दिया। तो इस तरीके से आप कई बार तो होता है कि कर्क रेखा के एकदम आसपास में ही जो शहर स्थित हैं उनको दे देता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से जो है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इन राज्यों के बारे में हो गया जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। इसके बाद अगला जो आता है टॉपिक इसमें का, वो है देशांतर रेखाएं। थोड़ा सा वो साफ नहीं चल रहा है ब्लैक वाला, इससे कर देना। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ग्लोब पर जो है आपका ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया,
और ये जो इस ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब ये रेखाएं खींची कैसे गई हैं, यहाँ भी 1-1 डिग्री का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कैसे करना है कि आप इस ग्लोब को जरा ऐसे मध्य से काट दीजिए, मध्य से काट के, और ये दोनों पार्ट हम मिला के अगर ऐसे आपको दिखाते हैं तो आपको क्या फेस दिखेगा, इस तरीके का 2 फेस दिखेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे ही कीजिए। ठीक है, ये आप ऐसे जो है 1-1 डिग्री पे यहाँ पे निशान बना लीजिए, और इधर 1-1 डिग्री पे निशान बना लीजिए। यहाँ पर आप 90 बस मत कीजिए, यहाँ से जो है शुरू कीजिए 1 डिग्री, यहाँ शुरू कीजिए 1 डिग्री शुरू कीजिए, टोटल 180 तक आइए। फिर इधर जो है 1 डिग्री से ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते जाइए और टोटल 180 तक आइए, और इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे जो है रेखाएं, ऐसे बिंदु मिलेंगे। अब ये उत्तरी ध्रुव को इस बिंदु से होते हुए मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया कि 1-1 डिग्री के अंतर पर ये खींची गई रेखाएं हो जाएंगी। इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखाएं या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं कि देशांतर रेखाओं में फिर समस्या आई कि किसको 0 माने और किसको जो है 180 माने, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं बराबर हैं। अक्षांश रेखा में यह समस्या नहीं आई थी। अक्षांश रेखा में क्यों, क्योंकि जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान लिया गया। इसके उत्तर में 1-1 डिग्री पे जो रेखाएं किसी उत्तरी ध्रुव की रेखाएं हो गई, उत्तरी अक्षांश हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में जो बचा वो दक्षिणी अक्षांश हो गया। लेकिन यहाँ कोई मध्य बिंदु नहीं है। एक अगर ऐसे रेखाएं अगर खींच दें, सारी रेखाएं बराबर होंगी, सारी रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, एक गोले पे ऐसे अगर रेखाएं खींचे तो सारी रेखाएं, आप इस यहाँ पे किसको 0 मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, एक समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमत द्वारा जो है मान लिया गया, कहाँ पर, जो लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली रेखा को सर्वसम्मति से मान लिया गया। कोई और बहुत बड़ा रीजन नहीं था उसका, कोई ऐसा ज्योग्राफिकल या इस तरीके का कोई रीजन नहीं था, उसको मान लिया गया। वहां पर एक वेधशाला है, तो उसको मान लिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है। और उस 0 डिग्री 0 डिग्री यहाँ, उस 0 डिग्री के पूरब में जो भी रेखाएं थी उन्हें जो है पूर्वी देशांतर, और इस 0 डिग्री के पश्चिम में जितनी रेखाएं थी इन्हें जो है पश्चिमी देशांतर कहा गया। अब इस साइड में अगर आप चलते चले जाइए तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे पूरा एक जो है अर्धवृत्त अगर यहाँ से काट दें, एक अर्धवृत्त होगा, और टोटल अगर 1-1 डिग्री पे रेखाएं खींचें तो ये टोटल कितने रेखाएं हो जाएंगी, टोटल 180 हो जाएंगी। भाई अर्धवृत्त पर टोटल कोण कितना बनेगा, यहाँ से अगर बनाना शुरू करें तो टोटल कोण जो है 180 ही तो बनेगा। ऐसे अगर खींचते जाएं यहाँ पर 180 कोण बनेगा, 90 ये और 90 ये, टोटल 180 कोण बनेगा 1-1 डिग्री पर। यानी टोटल रेखाएं अगर कहेंगे तो ये 180 रेखाएं हो जाएंगी। ये 0 डिग्री और ऐसे घूम के आए ये 180 डिग्री। किशोर जी, ठीक है, गुड आफ्टरनून। एक मैसेज हम आपको भेजे हैं। हेलो, वो लगता है कोई एक जी सर रमेश है। सर नहीं किशोर, अखिलेश जी आप शुरू किए? नहीं शुरू। हाँ स्पीकर है। हाँ तो ये जो है ये 0 डिग्री। अब यहीं से जो है फिर इस दिशा में भी ऐसे ही आप
कोण बना सकते हैं 180। तो 0 डिग्री से ही शुरू कीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरीके से फिर इसी लाइन पे आ जाएंगे 180। ठीक है, तो यहां से ऐसे जो रेखाएं होंगी ये क्रमशः दूर दूर बनाए हैं, लेकिन टोटल जो है 180 होंगी। रेखाएं क्रमशः जो है जाके 180 पे ऐसे पहुंचे और आगे नहीं बढ़ना है। फिर यहीं से जो है इस दिशा में ऐसे करेंगे 180 पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कि ऐसे जब आप कोण बनाते आ रहे हैं तो इस लाइन पे आ रहा है 180, जब ऐसे कोण बनाते आ रहे हैं तो इसी लाइन पे आ रहा है 180। मतलब क्या हुआ कि ये जो 0 डिग्री है इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो ये है, अगर ये 0 डिग्री है जिसको माने हैं 0 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री होगा, जस्ट अपोजिट साइड में। और ये यहां से 0 डिग्री एक एक डिग्री करते करते आएंगे तो इसी लाइन पे आएंगे, और यहां से पश्चिमी जो है देशांतर खींचते आएंगे तो इसी लाइन पे आएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 180 डिग्री ऐसे अगर आप पूर्वी देशांतर कहते आ रहे हैं, ये पूर्वी देशांतर है, ऐसे अगर आप खींचते जा रहे हैं लाइन, तो ये सब जो है 10 डिग्री पूर्वी, 50 डिग्री पूर्वी, जो है 130 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पूर्वी, इसको इसी को कहेंगे। और यहाँ से बस खींचते आएंगे पश्चिमी 10, 50, 125, 30 जो भी कहिए, और ऐसे करते आएंगे इसी लाइन पे आएंगे। यानी एक बार इसको 180 डिग्री पूर्वी कहेंगे, इधर से आएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी कहेंगे। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही लाइन है। तो ये पूर्वी पश्चिमी वाला झंझट वहां पर हटा देंगे, वो उसको 180 डिग्री देशांतर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कई बार हम लोग कह देते हैं कि 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ये 180 डिग्री देशांतर, इन दोनों में टेक्निकली अंतर है। तिथि रेखा जो खींची गई है अभी हम आपको बताएंगे कि वो एक सीधी लाइन नहीं है। वो रेखा यही 180 डिग्री देशांतर रेखा अगर ये ऐसे खींचे तो ये अक्षांश रेखा जब कहेंगे तब ये एक सीधी लाइन होगी, उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी लाइन होगी। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे तो ये सीधी लाइन नहीं होगी, ये जो है 3 जगह से विचलित हुई है ये रेखा। इस तरीके से कुछ है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये होगी और अंतरराष्ट्रीय वो सॉरी 180 डिग्री देशांतर रेखा ये होगी। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में ये एक टेक्निकल अंतर है, लेकिन है ये 180 डिग्री ही, शुरुआत इसकी 180 डिग्री से ही होती है और इसी के सहारे ये रेखा खींची गई है, ये ध्यान जाइए। लेकिन एग्जैक्ट 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को हम जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद उस पर हम आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अभी लास्ट में इसके चर्चा कर देंगे। देशांतर रेखाएं ये हो गई और ये 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं, सॉरी 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं और 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब यहाँ पर फिर अगर संख्या की बात आएगी तो यहाँ पर जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। वहां पर क्या हो रहा था अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं में क्या हो रहा था कि 90 अक्षांश ऊपर 90 अक्षांश दक्षिण, रेखा नहीं कर रहे हैं अक्षांशों की बात कर रहे हैं, 90 अक्षांश ऊपर 90 अक्षांश दक्षिण और बीच में एक 0। तो वहां दो, एक 90 ऊपर था एक 90 नीचे था। ठीक है, तो इस कारण से वहां पर एक बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी 180 देशांतर रेखा एक ही है उस साइड में जो है।
180 देशांतर रेखा एक ही है और एक 0, तो टोटल जो है आप गणना करेंगे तो 360 देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360। ठीक, अब अगला क्वेश्चन एक बार इसी क्लास में किसी ने पूछा था, वो मिनट सेकंड वाला बता रहे थे, तो वो आ रहा था। पृथ्वी एक देशांतर घूमने में अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, तो अगर एक हम ऐसे पॉइंट बना दें और हमारी उंगलियां अगर देशांतर रेखाएं मान लीजिए आप, तो इस देशांतर से इस देशांतर तक ऐसे अगर एक बाहर से ऐसे लाइन लगा दें, वो कोई पॉइंट लगा दें ऐसे, तो ऐसे इस देशांतर से इस देशांतर तक, यानी पृथ्वी एक देशांतर तय करने में, अपने घूर्णन के परिप्रेक्ष्य में एक देशांतर तय करने में कितना समय लेती है, तो आप याद कर लिए हैं 4 मिनट। आपको याद हो 4 मिनट। ये अब ये यहाँ समय है, टाइम जो घड़ी में हम देखते हैं वो वाला टाइम, यहाँ कोण नहीं है, ये 4 मिनट का समय लेती है और ये कैलकुलेटेड है। आप देख लीजिए कि टोटल 360 देशांतर है। पूरा अगर पृथ्वी घूम गई, 24 घंटे में घूमती है आप ये जानते हैं, और पूरा घूम गई तो कितने देशांतर घूम गई, 360 देशांतर घूम गई। तो 360 देशांतर घूमने में अगर 24 घंटे का समय लेती है, तो 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 24 का भाग देंगे, पंद्रह आएगा। एक घंटे में जो है 15 देशांतर घूमेगी। अब 15 देशांतर घूमने में 1 घंटे को 60 मिनट में बदल दीजिए। 15 देशांतर घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का, तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का। तो ऐसे एक देशांतर घूमने में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लेती है। अब इससे समय का भी निर्धारण, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि समय के निर्धारण में इस हिसाब से नहीं होता है। हर देश ने अपनी एक देशांतर रेखा को अपने भौगोलिक क्षेत्र से, प्रत्येक देश ने अपने भौगोलिक क्षेत्र से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा को, या एक से अधिक भी है, वो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, सामान्यतः हम एक ज्यादातर देशों की स्थिति है, किसी एक देशांतर रेखा को उन्होंने क्या किया है, मानक समय देशांतर रेखा तय कर लिया है, और उस देशांतर रेखा पे जो समय होता है उसी समय को पूरे देश, उस देश के लिए समय माना जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको तय कर लिया। तो इस हिसाब से इस पर भी हम अभी आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बता दिए कि समय का निर्धारण ऐसे करना मुश्किल है कि हम आप देशांतर रेखाओं के हिसाब से कर दें। जैसे अभी हम यही कहने जा रहे थे कि अगर आप कहिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री पूर्वी है, पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यहाँ पर अगर जो है 3 बज रहा है तो यहाँ पर क्या समय हो रहा होगा, तो 4 का गुणा, ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए, ये 40 पूर्वी है, अंतर निकाल लीजिए, 20 आ गया, 20 चौक 80, 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पर अगर 3 बज रहा है तो यहाँ पर क्या समय हो रहा होगा, सोचिए। तो ऐसे कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि तब भारत में ही जो है आप देखिए कि टोटल अंतर कितने का है, जो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है और सबसे पश्चिमी बिंदु है, उन दोनों के बीच अंतर कितने देशांतर का है, लगभग 30 देशांतर का अंतर है। तो उस हिसाब से देखिए तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु
और भारत यानी अरुणाचल प्रदेश में और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, इन दोनों के बीच समय का कितना अंतर हो जाएगा? 30 चौके 120, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारे यहाँ 5 बज रहा है, गुजरात के जो हमारे जो भी मित्र हैं, जो भी लोग हैं, उनसे पूछिए तो 5 बज रहे हैं, क्योंकि वो मानक समय के हिसाब से सबने अपनी घड़ी तय की हुई है। हाँ, अंतर कहाँ होगा? सूर्योदय में अंतर होगा। जो सूर्य की स्थिति है, दिन की स्थिति है, उसमें अंतर होगा। अरुणाचल प्रदेश में जब जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जिस समय वहां पर सूर्योदय होगा, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वहां पर होगा। सूर्योदय में अंतर होगा, हमारी घड़ी के समय में अंतर नहीं होगा। ये जरूर होगा कि यहाँ पे हो जाएगा, आप कहेंगे कि अरे हमारे यहाँ तो 5 बजे ही सूर्योदय हो गया, तुम्हारे यहाँ 6 बजे क्यों हुआ? तो ये इस कारण से ये अंतर हो जाएगा। लेकिन समय, तो इस आधार पे समय निर्धारण ऐसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो भारत में सब जगह जो है, अगर इस समय 4 बज रहा है तो भारत में सबकी घड़ियों में 4 बज रहा होगा, उस हिसाब से समय निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि अगर कोई देशांतर मान दे दिया, अगर यहाँ पर इतने बजे सूर्योदय होता है तो इस देशांतर रेखा पर कितने बजे समय होगा, कितने बजे सूर्योदय होगा। तो ये कैसे आप निकालेंगे? ये बस कैलकुलेशन आसान है। दोनों देशांतर रेखाओं का अंतर निकाल लेंगे। अभी मैंने जो उदाहरण दिया 60-40 का, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, स्थान ए है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और स्थान बी है 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों के बीच देशांतर का अंतर कितना हुआ? 20 डिग्री, ठीक है। एक देशांतर तय करने में पृथ्वी जो है, ऐसे घूमने में, एक देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो 20 देशांतर घूमने में पृथ्वी कितने मिनट का समय लगेगी? तो 80 मिनट का समय लेगी। 80 मिनट मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट का। तो इन दोनों स्थानों के बीच सूर्योदय में अंतर 80 मिनट का होगा। देखिए, मैं ये कर रहा हूं, पहले बाद में नहीं कर रहा हूं, अभी पहले बाद वाली स्थिति पे आ रहा हूं मैं। कहाँ सूर्योदय पहले होगा, कहाँ सूर्योदय बाद में होगा, वो भी मैं बात अभी कर रहा हूं। यहाँ सिर्फ अंतर की बात कर रहा हूं। अब ये प्रश्न आ गया, कहाँ सूर्योदय पहले होगा? ये एक सवाल आएगा ना कि सूर्योदय कहाँ पहले होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर 2 अक्षांश दिए हैं तो यहाँ पर 3 नियम आपको याद रखें। पहला हम बता दे रहे हैं पूर्वी देशांतर का। अगर पूर्वी देशांतर के दोनों स्थान है, यानी दोनों स्थानों का देशांतर मान दिया हुआ है और दोनों में पूर्वी लिखा हुआ है, 60 डिग्री पूर्वी 40 डिग्री पूर्वी, तो जिस स्थान का देशांतर मान अधिक होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा। कैसे? आप ये छोटा सा ग्लोब है, यहां पर कहीं जो है आपका वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहीं पर दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर सूर्य मध्यरात्रि होगी, रात्रि 12 बजे से ही दिन की शुरुआत मानी जाती है, समय की गणना वहीं से शुरू हो जाती है अगले दिन के। तो 12 बजे यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है देखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हम कह रहे थे ना, एक इसके बाद पृथ्वी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है। तो 180 के बाद 179, 178, 177 ऐसे करते करते 90, 60 इस तरीके से क्रमशः घटता जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि सूर्योदय पहले जिस देशांतर रेखा का मान अधिक था वहां पर सूर्योदय पहले हुआ, और जिस देशांतर रेखा का मान कम है वहां पर सूर्योदय बाद में हुआ।
तो 180 पर 179 पे पहले सूर्योदय हुआ और हमारे यहाँ जो है बाद में हुआ 82.5 हम मान के चलेंगे ना सारे देश के लिए समय। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि 82.5 पे बाद में हुआ। ठीक, उसके बाद और थोड़ा पश्चिम में जाइए तो पाकिस्तान का है। उसके बाद तो ये देश क्या है कि हमसे समय में पीछे हैं, जो हमारे बाद हैं वो हमसे समय में, जैसे पाकिस्तान हुआ, ठीक है, आपका ग्रीनविच मीटर लंदन भी हमसे जो है पीछे है। तो इस तरीके से हम समय का निर्धारण कर सकते हैं कि सूर्योदय कहाँ पर पहले होगा और कहाँ पर बाद में होगा, अगर दोनों स्थान पूर्वी देशांतर में स्थित हैं तो। अब दूसरी स्थिति आती है कि अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर में स्थित हैं तब क्या होगा। अब देखिएगा जरा, ऐसे घूमते घूमते जो है मध्य रात्रि 0 डिग्री पे हो गई, क्रमशः घटता जा रहा था 179 पे, 100 पे, 80 पे, 60 पे, ऐसे करते करते 0 डिग्री पे मध्य रात्रि हो गई, यानी अगले दिन इसका भी दिन सूर्य शुरू हो गया और 5-6 घंटे बाद सूर्योदय भी हो जाएगा, जो भी है। तो 0 डिग्री पे हो गया सूर्योदय। अब यहाँ पर देखिए 0 के बाद 1 पर होगा, 2 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, ऐसे करते। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जहां पर देशांतर मान, अगर पश्चिमी देशांतर है तो पश्चिमी देशांतर के स्थानों पर जहां पर उसका देशांतर मान कम है वहां पर सूर्योदय पहले हो रहा है। उसके बाद जिसका देशांतर मान अधिक है वहां पर हो रहा है, उससे अधिक है वहां पे हो रहा है। इस तरह करते करते फिर जो है ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर दोनों स्थान पूर्वी देशांतर में है तो जिस स्थान का देशांतर मान अधिक होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा और जिस स्थान का देशांतर मान कम होगा वहां पर सूर्योदय बाद में होगा। पहली चीज ये। अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर पे स्थित हैं तब स्थिति उलट जाएगी। जहां पर जिसका मान कम होगा, जिस स्थान का देशांतर मान कम होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा और जिस स्थान का देशांतर मान अधिक होगा वहां पर सूर्योदय बाद में होगा। तो ये स्थिति है कि याद रखिए। अब एक तीसरी कंडीशन आ जाती है, एक स्थान अगर पूर्वी देशांतर में है और एक स्थान पश्चिमी देशांतर में है, तो यहाँ वेरी सिंपल, अगर वहां मान पे आपको जाना ही नहीं है, मान के बारे में सोचना ही नहीं है, जो स्थान पूर्वी देशांतर में है वहां सूर्योदय पहले होगा चाहे उसका मान कम हो या अधिक हो, और जो स्थान पश्चिमी देशांतर में होगा वहां पर सूर्योदय बाद में होगा चाहे उसका मान कम हो या अधिक हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि अगर दोनों स्थान पूर्वी देशांतर में है तो जिस स्थान का देशांतर मान अधिक होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर में स्थित हैं तो जिस स्थान का देशांतर मान कम होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा। अगर एक स्थान पूर्वी देशांतर में और एक स्थान पश्चिमी देशांतर में स्थित है तो जो स्थान पूर्वी देशांतर में होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा चाहे उसका देशांतर मान कम हो या अधिक हो, और पश्चिमी देशांतर वाले स्थान पर सूर्योदय बाद में होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कितने समय बाद होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर आएगा, ये तीनों कंडीशन वहां अप्लाई होंगी, तीनों कंडीशन। यहां पर जब आप देख रहे थे तो अगर दोनों स्थान पूर्वी देशांतर में हैं, जिनका उदाहरण मैंने दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों स्थानों के देशांतर मानों का अंतर निकाल लीजिए, उसमें 4 से गुणा कर दीजिए और जो है आप उससे कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि कहाँ पर सूर्योदय पहले होगा और उसके कितने समय बाद दूसरे स्थान पे जो प्रश्न में दिया गया है दूसरे स्थान पर सूर्योदय होगा।
ठीक है। अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर में है वहां भी सेम यही होगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया कि वहां पर जिसका देशांतर मान कम होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा, और उसके वही जो कैलकुलेशन करके आप निकाले हैं, समय निकालने हैं, समय की गणना की है, उसके जो है उतने समय बाद दूसरे स्थान पे सूर्योदय होगा। ठीक है। तीसरी चीज आप ध्यान दीजिए जरा सा, यहीं पर थोड़ा सा सोचना है। ये 0 डिग्री देशांतर है। इस एक स्थान इस रेखा के पूरब में है, स्थान ए, और एक स्थान जो है इस रेखा के पश्चिम में है, जिसे स्थान बी कहते हैं। इस स्थिति में ये तो क्लियर है कि स्थान ए पर ही जो है सूर्योदय पहले होगा और उसके बाद स्थान बी पर होगा। समय के निर्धारण में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये 60 दिया है, ये 60 डिग्री देशांतर, और ये 40 डिग्री पश्चिमी दिया है, 40 डिग्री पश्चिमी और 60 डिग्री पूर्वी। ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये माइनस वाली चीज हो जाएगी ना। आप वैसे मत जाइए, साधारण रूप से सोचिए कि 0 से इधर 60 डिग्री और 0 से इधर 40 डिग्री, तो टोटल घूमने में पृथ्वी को कितने देशांतर तय करने पड़े, 60 ये तो तय ही करना पड़ा, उसके बाद 40 और तय करना पड़ा, ऐसे घूम रही है पृथ्वी, तो टोटल जो है यहाँ पर 100 देशांतर तय करना पड़ा, 100 देशांतर तय करना पड़ा यहाँ पर, और उस हिसाब से आप समय निकाल लेंगे। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 400 मिनट आ जाएगा, 400 मिनट आ गया। अब इसको आप घंटे में बदल लीजिए। घंटे में बदलने में थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स से जो भी लोग या सामान्य रूप से भी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कई बार जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं। अब इसको आगे दशमलव मत निकालिएगा, नहीं तो आप कर देंगे 6 घंटा 60 मिनट कर देंगे। 6 घंटा 60 मिनट क्या होता है, तब तो 7 घंटा हो जाएगा, और फिर कहेंगे कि समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे निकाल। यहाँ पर देखिए जितनी बार में पूरा भाग चला जाएगा वो घंटा हो गया, जो बच गया वो मिनट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा। कंफ्यूजन किस लिए, किस कारण से हो जाता है, हम आपको यहाँ पर वो भी बता दे रहे हैं। आप देखिए, सामान्य रूप से आप जानते हैं कि इंग्लैंड और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर है। इंग्लैंड से ही वो जो है, जो ग्रीनविच है, वही उसकी मानक समय देशांतर रेखा भी है, उस देश की भी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीएमटी भी है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, उस देश की भी। तो वो जो है 0 डिग्री पे है, और हमारे देश की मानक समय देशांतर रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 कर दे रहे हैं इसको। तो यानी 0 और इसके बीच अंतर कितना हुआ, 82.5 देशांतर का अंतर हुआ। इसमें 4 का जब गुणा करेंगे, $330 आ रहा है। जब इसमें 60 का भाग देते हैं तो देखिए क्या होता है, 330 का भाग लोग दशमलव निकाल देते हैं, ऐसे आ जाता है। इसी कारण से लोगों को कंफ्यूजन, 5.5 घंटे का अंतर, अरे हाँ 5.5 घंटा तो आ गया, यहाँ पे आ जा रहा है, हर जगह नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा संजोग ऐसा है, हम लोग की मानक समय देशांतर रेखा ऐसी है कि उस हिसाब से ये 5.5 है, यहाँ पर भी ऐसे कैलकुलेट करने में भी ये 5.5 हमको लग रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ऐसे कैलकुलेशन नहीं किया जाता है समय निकालने में, कि जितनी बार में पूरा भाग चला गया
वो घंटा हो गया, 5 घंटे, और जो शेष बच गया वो मिनट हो गया, 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत और इंग्लैंड के बीच समय का जो अंतर है, वो समय का अंतर, यहाँ सूर्योदय उदय से मतलब नहीं, समय का जो अंतर है 5.5 घंटे का है। तो इस तरीके से सूर्योदय के समय में आप अंतर जो है निकाल सकते हैं। ये चीज मैंने चर्चा कर ही दी थी जब हम वो डिग्री और मिनट की बात कर रहे थे, तो वहां पे चर्चा कर ही दिए थे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की मानक समय देशांतर रेखा है, और ऑप्शन में जो दिया था वो दिया था कि 82 डिग्री 50 मिनट, और बी 82 डिग्री 30 मिनट, सी 82, ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन बनाया था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मिनट करके दिया है तो यहाँ पर इस पर ट्रिक लगाइएगा, न कि इस पर। कंफ्यूजन इसी दोनों में था, ठीक है। ये 82 मिनट करके अगर दिया, अगर ऐसे 82.5 दिया है, 0.5 दिया है, डिग्री दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी आप ट्रिक लगाइए, एकदम सही आंसर होगा। लेकिन अगर डिग्री और मिनट करके दिया है तो ये ध्यान दीजिएगा, डिग्री और मिनट करके 82 डिग्री 30 मिनट वाला आंसर सही होगा। ये मैंने चर्चा कर ही दिया था। हो सकता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के सेंस में भी इसी तरीके से पूछ दें, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन इस तरीके से कई बार गलत हो जाते हैं। टाइम का देखिएगा, टाइम बता दीजिए। चलिए, तो ये इसके बारे में हाँ, जो भी है, एक पॉइंट बच जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वास्तव में 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, उसी के सहारे, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक्चुअली खींची गई है, लेकिन वो 3 जगह से विचलित हुई है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये तिथि रेखा जो है कुछ देशों से होकर गुजरती है, देश का कुछ पार्ट, ये तिथि रेखा करें, ये देशांतर रेखा, जैसे रसिया का जो एक पार्ट है उसका कुछ क्षेत्र आप देखेंगे अलास्का के बगल में, बेरिंग सागर और के बगल में जो पार्ट है, वो कुछ भाग जो है इधर इस रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के इधर पड़ जाता है। तो यहाँ पर समस्या क्या होती? समस्या ये होती कि एक ही देश में यहाँ पर एक दिन होता और यहाँ पर दूसरा दिन होता। यहाँ पर अगर सोमवार है तो यहाँ पर अभी रविवार ही रहता। तो कुछ समस्याएं प्रशासनिक स्तर पर भी, अन्य कई स्थानों पर भी ये समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। इस कारण से जहां जहां किसी देश किसी देश का भाग पड़ रहा था इस रेखा पर, वहां पर जो है इस रेखा को ऐसे मोड़ दिया गया है, यानी ये विचलित हो गई है रेखा, ठीक है। और नीचे जब आप और दक्षिण में आएंगे तो कुछ द्वीपीय देश पड़ते हैं, जिनके कारण इसे जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी ऐसे विचलित किया गया है और ये आ गया, ठीक है। फिर जब आप दक्षिण में आएंगे तो ऐसे करके ऐसे विचलित हुई है रेखा। कभी आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित हुई है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये याद रखिएगा 3 बार विचलित हुई है, ठीक है। एकदम सीधी लाइन नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। इस पर अब एक चीज और क्वेश्चन पूछता है, वो क्या कि इस तिथि रेखा से पूरब जाने